हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो अगली योजना है उसको पढ़ेंगे। उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये हमारे देश में दो तरह से चलती है। एक तो चलती है शहरों के लिए और एक चलती है गाँव में। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं और फिर आगे आने वाले वीडियो में हम जो शहरी वाली जो योजना होगी प्रधानमंत्री आवास वाली उसको अन्य वीडियो में देखेंगे। इसका सिनारियो इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो आवास वाली जो स्कीम चली आती है हमारे देश में इसका इतिहास क्या है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब इंदिरा आवास योजना IAY जो आई थी उस टाइम पे उसको फिर इस नाम से क्यों बदला गया, यानी कि जो इंदिरा आवास योजना चली आ रही थी उसको बाद में बदल दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। उसका नाम कब किया गया ये सब समझेंगे। तीसरा बिंदु हम पढ़ेंगे कि ये जो योजना हम आज पढ़ने वाले हैं जिसकी हेडिंग ये है PMAY जी, इसका जो है शुभारंभ कब हुआ था, टैगलाइन क्या है, मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंदर ये आती है और जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है उसके मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री। उसके बाद चौथा बिंदु हम पढ़ेंगे उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। पांचवा पढ़ेंगे विशेषताएं जो कि बहुत IMP है। उसके बाद छठा पढ़ेंगे बजट 2022 क्या है इस योजना में। फिर सातवां हम पढ़ेंगे कि इस योजना के अंतर्गत जो मकान बनाने के लिए किस्तों का आवंटन होता है या निर्माण संबंधी जो काम होता है वो किस प्रकार से होता है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बिंदु यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा आठवां पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑनलाइन पोर्टल या फिर एप्लीकेशंस कौन कौन से इससे संबंधित है। और हमारा नौवां जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हाल ही में, यानी कि करंट अफेयर्स का अगर हम बात की जाए तो हाल ही में इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसी योजना से वर्ष 2017 की जो पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूरे बिंदु जो हमारे ये 9 बिंदु हैं इनको पढ़ने के बाद हम वो जो प्रश्न आए थे पटवारी परीक्षा 2017 में उनको भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला बिंदु है हमारा इतिहास। इतिहास में आप देखेंगे कि जो शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हुआ क्या कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़ के भारत में रहने के लिए रेडी थे या रहना चाहते थे, और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत के थे लेकिन यानी कि इस क्षेत्र के थे, हमारे क्षेत्र के, यहीं पे उनका घर बार वगैरह सब थे, लेकिन वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। ऐसी कंडीशन थी। तो जो व्यक्ति वहाँ से इधर आए हैं उनके पास तो यहाँ पे कुछ आवास की कुछ चीज़ें थी ही नहीं, न तो उनका मकान था, ना उनके पास कोई ज़मीन थी, खाने के भी उनके पास साधन या संसाधन नहीं थे। तो उस वक्त क्या किया गया, जब आज़ादी के दौरान आगामी 4-5 वर्षों तक ये चीज़ें चलती रहीं। कौन सी? सार्वजनिक कार्यक्रम से संबंधित। इन योजनाओं का क्या उद्देश्य था? लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको उपलब्ध करवाना। इस दिशा में सबसे पहला काम जो हुआ वो क्या हुआ, काम तो 1947 के बाद से चले आ रहे थे, लेकिन वर्ष 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया जिसको हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य था कि जिसके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, उसको रहने के लिए जगह और मकान प्रोवाइड किया जाए। जो उस टाइम पे जो भेदभाव थे आपस में, उस भेदभाव को खत्म करना है। और अगर किसी को आपने घर आवंटित कर दिया तो फिर उस घर में उनके पीने के लिए पानी प्लस किसी भी प्रकार के लिए उनके पेयजल की व्यवस्था करनी है, स्वच्छता की व्यवस्था करनी है। ये सारे कार्यक्रम उस टाइम पे जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत होते थे वर्ष 1952 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्ष 1957 में ग्रामीण आवास कार्यक्रम जिसको VHP बोलते हैं, ये कार्यक्रम भी लागू किया गया। इसमें क्या किया कि जो भी व्यक्ति थे और जो सहकारी समितियां थी, ठीक है, जो कि सोसाइटी होती है, उनको प्रति आवास 5,000 रुपये तक का ऋण प्रोवाइड किया गया। इनको 5,000 रुपये तक का लोन दिया गया मकान बनाने के लिए। कब? 1957 में VHP जो योजना थी, यानी कि जो विलेज हाउसिंग प्रोग्राम जो था उसमें। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 74 तक। इसमें एक HSCAS यानी कि जमीन सह निर्माण सहायता योजना चालू की गई। उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं बीच बीच में आती रही, मतलब कि जवाहर रोजगार योजना आई, नरेगा आई, IAY जो कि इंदिरा आवास योजना, इसका फुल फॉर्म है इंदिरा आवास योजना। ये तीनों योजना भी कोलैबोरेशन से चलती रही साथ साथ में। 1980-1990 के आसपास ये तीनों योजनाएं चलती रहीं।
तो इन योजनाओं का मकसद क्या था? कुल मिला के लोगों को आवास, उनको पेयजल, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है वो प्रोवाइड करवाना। इस संबंध में योजनाएं चली आ रही थी। फिर क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट डेट है हमको हमारे लिए वो है कि 1 जनवरी 1996, ठीक है, 1 जनवरी 1996 को क्या हुआ, इंदिरा आवास योजना, ये जो IAY वाली जो योजना चली आ रही थी, इंदिरा आवास योजना, इसको स्वतंत्र योजना बना दी गई, इंडिपेंडेंट कर दी गई, ठीक है। ये इसका अलग से ही यानी कि बजट वगैरह अलोकेशन कर दिया गया कि ये योजना अलग ही रहेगी, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मकानों का आवंटन करना जो गरीब व्यक्ति हैं उनका। अब इसमें क्या बात थी, ये योजना चलती थी BPL परिवारों को प्राथमिकता इसमें मिलती थी। BPL यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं, उनको इसमें प्राथमिकता मिलती थी, महिलाओं को प्राथमिकता मिलती थी, जो अनुसूचित जाति जनजातियां होती है उनको इसमें प्राथमिकता मिलती थी, उनके पास रहने के आवास नहीं होते थे, तो इंदिरा आवास योजना IAY के माध्यम से क्या करते थे, उनको आवास आवंटित किए जाते थे। तो ये तो था, हमने पहला बिंदु देखा, जो कि आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। तो ये तो था इसका इतिहास। इसके बाद जो सेकंड चीज जो है वो है कि इंदिरा आवास योजना, IAY मतलब क्या है, इंदिरा आवास योजना जो है, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्यों बदला गया, हम उसको समझते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं शुभारंभ वगैरह पे, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, हम देखते हैं इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्यों बदली गई। तो अब देखते हैं कि जो इंदिरा आवास योजना जो पहले से ही चली आ रही थी, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्यों बदला गया। वर्ष 2014 में क्या हुआ कि जो CAG नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं, इन्होंने एक इस योजना पे, इंदिरा आवास योजना पे एक सोशल ऑडिट किया, ऐसा बोल सकते हैं, मूल्यांकन किया। उसका मूल्यांकन जैसे ही उन्होंने किया तो उनको इसमें कुछ कमियां दिखाई दी। कमियां कौन कौन सी दिखाई दी? एक कमी उनको दिखाई दी कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक। दूसरी थी मकानों की खराब गुणवत्ता, मकान खराब क्वालिटी के बनाए जा रहे थे, इस प्रकार का उनको इसमें कमियां मिली। तीसरी उनको कमी मिली कि तकनीकी पर्यवेक्षक नहीं था, जो टेक्निकल सुपरवाइजर जो होता है वो नहीं था। चौथी कमी जो उनको मिली वो ये थी कि जो लाभार्थी थे उनको ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता था आसानी से उनको बैंक या जो भी वित्तीय संस्थान होते हैं ये उनको आसानी से लोन नहीं देते थे। तो मुख्यतः ये 4 कमियां वो फेस कर रहे थे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला? इसका निष्कर्ष निकाला कि इंदिरा आवास योजना में कुछ शर्तें और जोड़नी चाहिए, कुछ इसमें चेंजेस होना चाहिए, और साथ में ये भी कर दिया गया कि इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से कर देनी चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड बिंदु कि इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्यों बदला गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट जो कि है शुभारंभ, टैगलाइन, मंत्रालय और मंत्री। शुभारंभ की अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल 2016 को इसको इंदिरा आवास योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया, और 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको जो है प्रारंभ किया गया। इसके टैगलाइन की बात की जाए तो सबके लिए आवास, सबके लिए घर, सबके लिए मकान, इस प्रकार की इसकी टैगलाइन होती है, ठीक है। और अगर मंत्रालय की बात की जाए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये रूरल डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है, यानी कि हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये योजना कार्य करती है। और इसके अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो श्री गिरिराज सिंह हैं। तो ये तो था वो डेटा जो शुभारंभ टैगलाइन से था। अब हम पढ़ते हैं हमारा चौथा बिंदु जो कि है कि इस योजना का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट जो कि है उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर। जो उद्देश्य है योजना का वो है बेघर परिवारों, कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना, ये उसका उद्देश्य है। इसके अलावा जब योजना शुरू की गई थी तो इसका जो लक्ष्य लेके चले थे वो ये लक्ष्य लेके चले थे कि मार्च 2022 तक 2.95 करोड़ आवास बना लेंगे, ऐसा लक्ष्य लेके चले थे। कितना? 2.95 करोड़। और वर्ष 2016, 17, 17, 18 और 18, 19 इन तीनों वर्षों का कुल मिला के 1 करोड़ ग्रामीण आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था। 2022 तक कितना करना था? 2.95 करोड़ मकान आवास बनाने हैं, ऐसा लक्ष्य था। और इन 3 वर्षों में 2016 से लगा के 16-17 से लगा के 18-19 तक ये जो 3 वर्ष हो रहे हैं इनमें 1 करोड़ ग्रामीण आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था। फिर
आगे बात की जाए तो अभी हाल ही की बात की जाए, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे 90 वाले पॉइंट में, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं कि वर्ष 2022-23 में 52.78 लाख घर बनाने का लक्ष्य है और बनाने ही हैं इतने घर इसमें, और वर्ष 2023-24 में 57.34 लाख घर बना लेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम अभी तक हमने ये 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट देख लिए हमने। इन चारों पॉइंट के ऊपर जो प्रश्न आए हैं हमारी पटवारी परीक्षा 2017 में, उनको देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि अभी तक जो हमने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं इनमें आपको ये समझ में आए कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो देखो प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या है? 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला है 4 करोड़, दूसरा है 3 करोड़, तीसरा है 2 करोड़, चौथा है 1 करोड़। ये 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, यानी कि पहली शिफ्ट और फर्स्ट बार जो एग्जाम हुई थी तब ये प्रश्न पूछा था, और इसका जो आंसर लगेगा आपका वो लगेगा 1 करोड़, ठीक है, जो यहाँ हमने डेटा लिखा है। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? ये भी बन सकता है कि जब योजना शुरू करी थी तो क्या लक्ष्य था, 2.95 करोड़ का लक्ष्य था। और अगर अभी का पूछे कि 22-23 में कितने घर बनाने हैं, इतने बनाने हैं। अगर 23-24 का पूछे, क्योंकि 24 में योजना खत्म हो जाएगी, तो 23-24 का पूछे तो कितने घर बनाने हैं, 57.34 लाख घर बनाने हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है कि IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? आपका दूसरा आपका प्रश्न है। अब IAY आप समझ गए होंगे, IAY है इंदिरा आवास योजना। हमने पढ़ा था शुरुआत में कि जो IAY है ये कौन सी योजना है? इंदिरा आवास योजना, जो कि 1 जनवरी 1996 को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दी गई थी। तो इस योजना का लक्ष्य क्या था? तो पहला ऑप्शन जल, गृह, वस्त्र, खाद्य, तो इसका आंसर लग जाएगा गृह। सेकंड नंबर का जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ये भी आपका 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का ही प्रश्न है। 2 प्रश्न ये हो गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हार्ड यील्डिंग वैराइटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, आप पढ़ लेना क्या है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, और इसका आंसर लगेगा कौन सा, जो हमने शुरुआत में देखा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था वर्ष 1952 में, लोगों को घर देने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए, इस प्रकार से वो चीज़ आई थी। तो इसका उत्तर लगेगा आपका कौन सा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा वाला। 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। आगे बढ़ें हम, तो ये दोनों प्रश्न अभी हमने ये डेटा पढ़ा नहीं है, इसको देखेंगे बाद में। और एक ये है, निम्नलिखित में से किस योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया है? कौन सी योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण मतलब आवास योजना ग्रामीण में बदल दिया गया है? तो इंदिरा आवास योजना को बदला गया है। कब बदला गया है? 1 अप्रैल 2016 को बदला गया है। तो ये वाला प्रश्न जो है आपका क्या लगेगा, इंदिरा आवास योजना, इसका आंसर लग जाएगा। और ये 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। अब हम देखते हैं आगे, एक और लक्षित संख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक ग्रामीण घरों को संशोधित करने की लक्षित संख्या क्या है, लक्ष्य क्या है 2018 तक? तो वो थी आपकी 51 लाख, है ना। 31 मार्च 2018 तक कितनी थी? 51 लाख थी। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका सही जवाब जो है वो 51 लाख है। आपका ये प्रश्न आया है 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2। डेट मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, मैं जब ये प्रश्न डालूंगा इसमें तब मैं आपको डेट कंफर्म कर दूंगा इसकी डेट क्या है, लेकिन दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्य वालों से आप लिंक कर रहे होंगे आपके माइंड में कि किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक और प्रश्न था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो किस वर्ष आरंभ की गई है?
तो आपको पता है कि वो 1 अप्रैल 2016 को उसको नाम बदला गया और 20 नवंबर 2016 को वो प्रारंभ की गई। तो वर्ष 2016 में वो प्रारंभ हुई है। 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। और बाकी प्रश्न भी हैं जो हम थोड़ा और डेटा पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। तो अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट, जो कि है पॉइंट नंबर 5, और ये है विशेषताओं से संबंधित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अंदर हम ये डेटा तो है ही है, इसके अलावा इसको रफ करके एक बार और हमको डेटा देखना होगा। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि इससे पहले जो योजना चली आ रही थी, इंदिरा आवास योजना, उसमें बीपीएल जिसके पास होता था उसको प्राथमिकता मिलती थी आवास आवंटन करने में। इस योजना में एक चेंजेस किया गया। क्या चेंज किया गया कि जो आपकी सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना हुई थी वर्ष 2011 में, उसमें जो आंकड़े हैं मकानों से संबंधित, जब जनगणना करने के लिए कर्मचारी हमारे घर आए थे वर्ष 2011 में, उस वक्त हमसे पूछा गया था कि आपके पास पक्का मकान है कि कच्चा मकान है, जो दिख रहा है वहाँ पे चेक करने आए हैं। उन्होंने ये भी देखा कि इनके पास 2 मकान है कि 1 मकान है। यानी कि ये जो जनगणना हुई थी 2011 में, इसमें जो मकान से संबंधित जो बिंदु थे, उन बिंदुओं का उपयोग इस योजना में, कौन सी योजना में, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में लोगों को लाभ देने के लिए किया जाता है। तो आप समझे होंगे कि एक चेंज तो क्या हुआ है कि जो पहले वाली योजना थी बीपीएल के ऊपर बेस्ड थी, इसमें क्या किया गया, नया चेंज किया गया कि ये जनगणना 2011 की जो थी उसमें जो बिंदु थे, उन बिंदुओं के आधार पर यह तय किया जाता था कि किसको लाभ देना है, किसको लाभ नहीं देना है। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है जानने लायक कि जो 2011 के जो आंकड़े हैं, अब मान लीजिए अभी कोई 2011 के आंकड़े के अनुसार किसी ने घर बना लिया, कुछ हो गया, तो फिर क्या करते थे, तो ये जो नाम यहाँ से निकालते हैं, जनगणना की लिस्ट से जो नाम निकलते हैं, इसमें से फिर वो ग्राम सभा में जाते हैं सारे नाम। आपको पता है ग्राम सभा क्या होती है, तो जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसमें वो नाम जाते हैं। फिर ग्राम सभा एक प्रस्ताव बना के फिर चयनित करती है कि ठीक है, इन व्यक्तियों को इनमें से लाभ दिया जाना है। तो आप एक बात समझे क्या, कि यहाँ से जो नाम आएंगे वो कहाँ जाएंगे, ग्राम सभा में जाएंगे। ग्राम सभा में जाने के बाद वो नाम चयन होंगे तो फिर उनको लाभार्थियों की सूची में ले लिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जो ये योजना है इसमें और क्या चेंज किया गया, और ये चेंज किया गया कि जो मकानों का जो न्यूनतम आकार है वो पहले 20 वर्ग मीटर था, पहले वो 20 स्क्वायर मीटर था, जिसको बढ़ा के कितना किया गया, 25 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। तो आपको ऐसा याद रखना है कि पहले 20 वर्ग मीटर था मकानों का आकार, उसको अब 5 और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 25 हो गया। पहली चीज़ ये हुई मकानों में। और मकानों में एक और चीज़ ये हुई कि जो मैदानी क्षेत्र में जो मकान बनाए जाने हैं उसमें पहले 70,000 रुपये मिलते थे प्रति आवास, और अब उस प्राइस को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1,20,000 रुपये अब देने लग गए हैं। और अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की या हिमालय राज्य, जिसके अंदर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर आता है, इन राज्यों की बात की जाए, पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा 3 ये राज्य, अगर इनकी बात की जाए तो 75,000 रुपये से बढ़ा के राशि कितनी कर दी गई है, 1,30,000 रुपये कर दी गई है। अगर हम इकाई सहायता की बात करें कि जो बजट आवंटन में कैसे क्या होता है, तो जो मैदानी राज्य होते हैं उनमें केंद्र का हिस्सा 60% होता है और राज्य का हिस्सा जो है वो 40% होता है। जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य जो ये होते हैं, इनमें जो केंद्र का हिस्सा है वो 90 होता है और जो राज्य हैं उनका हिस्सा 10 होता है। और अगर यूटीज़ की बात की जाए, मतलब कि पूरी ही तरीके से जो हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, इनकी बात की जाए तो सारा ही हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, राज्यों को कुछ भी वहन नहीं करना पड़ता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। हम और भी विशेषताएं इसको रफ करके अब देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो विशेषताओं का बिंदु है, इसमें जो अगला पॉइंट है वो है कि जो लाभार्थी हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो लाभार्थी हैं, जिसको इस योजना में आवास का लाभ मिल रहा है या मिलेगा, लिस्ट में नाम आया है, तो उस व्यक्ति को मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिन का रोजगार देना ही देना है। हमने मनरेगा की योजना में देखा था कि मनरेगा का उद्देश्य है कि ग्रामीण में अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का रोजगार देना। तो किसी का नाम अगर पीएम
AYG की लिस्ट में आया है तो उसको फिर 90 से 95 दिन का रोजगार देना है। 90 दिन का रोजगार देना है जो मैदानी राज्य हैं उनमें, और 95 दिन का रोजगार देना है उन राज्यों में जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो अगर और ऐसा है कि मान लीजिए उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत पहले से ही अपना रोजगार का जो कोटा होता है 100 दिनों का वो पूरा कर लिया है उस परिवार ने, तो फिर देना कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं किया है तो फिर लाभार्थियों की लिस्ट में नाम आता है तो फिर देना है। पहली विशेषता इसकी एक ये हो गई है। फिर देखते हैं SBMG मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो योजना है उसमें शौचालय के लिए जो 12,000 रुपये दिए जाते हैं ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आवास बनाएगा तो शौचालय भी उसको बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये योजना जो है ना इन 3-4 विभिन्न प्रकार की योजनाओं का तालमेल लेके चलती है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पाइप के जरिए पेयजल, बिजली कनेक्शन और LPG कनेक्शन, विभिन्न सरकारी योजनाओं का तालमेल। तो आप समझे होंगे कि जैसे ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो योजना है इसमें 12,000 रुपये मिलते हैं, तो जब आवास आवंटित होता है किसी व्यक्ति को तो इस योजना का लाभ भी उसमें ऐड कर दिया जाता है कि आपको 12,000 रुपये शौचालय भी आपको वहाँ बनवाना है। आगे हम देखते हैं कि ये जो तकनीकी सहायता जो होती है, तकनीकी सहायता के लिए इसमें राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी बनाई गई है जिसको बोलते हैं नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी। ये बनाई गई है कि अगर किसी को तकनीकी सहायता, टेक्निकल अगर उसको सपोर्ट चाहिए तो वो इस एजेंसी की मदद ले सकता है। उसके अलावा अगर लाभार्थी चाहे, इस योजना में जिसका लाभ में नाम आया है, अगर वो चाहे तो उसको 70,000 रुपये का लोन वित्तीय संस्थानों से दिलाने में मदद का प्रावधान भी है। मतलब लोन ये सरकार तो नहीं देगी, लेकिन सरकार क्या करेगी, हेल्प करेगी बैंक को। अगर बैंक मना कर दे तो उनको प्रावधान बताएगी कि इनको 70,000 रुपये का लोन दिया जाए, और आवश्यक लगे तो बैंक उसकी गारंटी भी ले लेगी। ठीक, आगे आवास जो मिलता है इसमें जो लाभार्थी होते हैं, जहां आवास बनता है वहां ये देखा जाता है कि अगर मुखिया अवेलेबल है, अगर उस परिवार में मुखिया है तो फिर उस मुखिया बनाने के लिए, उस आवास का मुखिया बनाने के लिए महिला को ही चुना जाता है। और एक और विशेषता ये है DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इस योजना में जो आपने देखा है कि ये 1,20,000 रुपये और 1,30,000 रुपये जो कि मिलते हैं मैदानी राज्यों में 1,20,000 और ये 1,30,000 जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में, ये जो पैसे मिलते हैं ये डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पहुंचते हैं। ऐसे नहीं कि स्टेट में आएंगे, स्टेट से वो जिले में आएंगे, जिले तहसील में, ऐसा नहीं चलता। डायरेक्ट DBT सिस्टम चलता है। तो DBT का मतलब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये भी इसकी विशेषता हो जाती है कि जिस व्यक्ति का नाम आया है डायरेक्ट उसके खाते में पैसे चले जाते हैं मकान बनाने के लिए। अब हम हमारा अगला बिंदु पढ़ेंगे, उद्देश्य में हम इतना ही देखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं बजट 2022 क्या है और किस्त आवंटन और निर्माण में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट जो कि है बजट 2022। तो हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो केंद्र का बजट है इस योजना का वो 20,000 करोड़ रुपए घोषित किया है, और मध्य प्रदेश में ये बजट 10,000 करोड़ रुपए है। सतना में एक प्रोग्राम हुआ था हाल ही में, जो 9वां बिंदु हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। सतना में आवास संबंधित एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाषण के दौरान ये कहा था कि मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 6,000 करोड़ रुपए रहेगा और राज्य का हिस्सा 4,000 करोड़ रुपए रहेगा, क्योंकि रेशो कितना होता है, 60-40 का होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किस्त आवंटन की अगर बात करें तो पहली जो किस्त है वो स्वीकृति आदेश के 7 कार्य दिवस में मिल जाती है। यानी कि जैसे ही लिस्ट में बेनिफिशियरी का या लाभार्थी का नाम आया और नाम आने के दिन जैसे उसका नाम आ गया और नाम स्वीकृत हो गया, हाँ ठीक है इसको देना है, तो जब आपने उसको स्वीकृति ऑर्डर किया है उसके आने वाले 7 दिन जो वर्किंग डेज हैं, 7 वर्किंग डेज, उस डेज में उसको जो है पहली किस्त उसके खाते में डल जानी चाहिए। दूसरी किस्त नींव रखने के टाइम पे, जब नींव वगैरह खुद जाती है और मकान बनने को तैयार हो जाता है, तब जो है उसका दूसरी किस्त डलती है खाते में। और तीसरी किस्त डालने का प्रावधान है कि जब वो लिंटेल वगैरह खड़े कर ले और छत का काम जब चालू होने लग जाए तब उसके खाते में तीसरी किस्त डलने लगती है। निर्माण की अगर बात की जाए तो पहले 314 दिन में निर्माण करना आवश्यक था, अब इसको 314 दिन से घटा के अब इसको 114 दिन कर दिया है। मतलब कि किसी भी लाभार्थी का नाम लिस्ट में आता है, उसने मकान बनाना चालू किया तो उसको 114 दिन के अंदर लगभग मकान बनाना कंपलसरी है। आगे हम पढ़ते हैं हमारा 8वां पॉइंट जो कि है ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन कौन कौन सी इससे संबंधित है। तो पोर्टल की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो वो है आवास सॉफ्ट।
आप याद रखेंगे, आवास सॉफ्ट नाम का जो पोर्टल है उसी में इस योजना से संबंधित कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं। उसके अलावा एक एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो आवास एप्लीकेशन नाम से एक एप्लीकेशन चलती है जो कि इस योजना के अंतर्गत उपयोग में ली जाती है। उसके अलावा NTA अभी हाल ही में हमने देखा था कि NTA नाम की एक एजेंसी होती है जो कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहती है, और साथ ही NSDC यानी कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो होता है, वो भी ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग किस बात की कि ये जो मकान बनाते हैं, मकान गांव में बनाए जाते हैं, तो गांव में बनाने के लिए अच्छे कारीगर, अच्छे मिस्त्री हों, तो उनको ट्रेनिंग के लिए भी ये जो चीज़ें हैं ये काम करती हैं। तो इनको हमने ये क्योंकि वेबसाइट है इसलिए हमने इनको काय में शामिल कर लिया, ऑनलाइन पोर्टल वाले जो हमारा ये बिंदु है इसी में हमने शामिल कर लिया। तो आपने देखा कि 4 तरह के पोर्टल इससे उपयोग में हम ले सकते हैं, आवास सॉफ्ट, आवास एप्लीकेशन, एक हमने ये देखा था NTA और एक है NSDC। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा अगला बिंदु है हाल ही में। तो अगला पॉइंट हमारा जो पॉइंट नंबर 9 है, हाल ही में, इसको शुरू करने से पहले हम वो प्रश्न देख लेते हैं जो वर्ष 2017 की पटवारी परीक्षा में आए थे, लेकिन अभी हमने कुछ प्रश्न हम देख लिए थे, कुछ प्रश्न बाकी है तो उनको देख लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। पहले जो प्रश्न छूट गए थे उनमें है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साझा किए गए इकाई सहायक की लागत का अनुपात क्या है। वो ये पूछ रहे हैं कि केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना होता है, कितना फीसद हिस्सा होता है। तो इसका जो सही जवाब लगेगा वो लगेगा मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्व एवं हिमालय राज्यों में 90:10। मैदानी राज्यों में 60-40 का रेशो होता है केंद्र और राज्यों के बीच, और जो मैदान जो अपने उत्तर पूर्व वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ गया, हिमालय वाला जो राज्य आ गए हैं, यहाँ पे 90-10 का रेशो चलता है केंद्र और राज्य के बीच में। इसका जवाब ये लग जाएगा। और 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को, यहाँ से कार्यकर्ताओं से मतलब है जो मिस्त्री होते हैं जो घर बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को देश के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। किसके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है? तो अभी हमने ऑनलाइन पोर्टल में देखा था NSDC, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो ट्रेनिंग देता है इनको, काय के लिए? अच्छे मकान बनाने के लिए, गुणवत्ता पूर्ण मकान बनाने के लिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये इसका हिंदी में जो दिया है ये इसका सही जवाब है। 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है। उसके बाद और प्रश्न है आगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले घर देश के नाम से होना चाहिए। किसके नाम से होना? अगर परिवार में मुखिया, अगर परिवार में महिला होगी तो मुखिया महिला को ही बनाया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। 23 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। और इसके अलावा आखिरी प्रश्न और देख लेते हैं कि हाल ही में घोषित देश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 1.20 लाख रुपए प्रत्येक की वित्तीय सहायता पक्के घर समतल क्षेत्रों में को उसमें लिखा है ब्रैकेट में के निर्माण के लिए प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है, कौन सी हाल ही में घोषित हुई? क्योंकि जो परीक्षा हुई थी 2017 में हुई थी और योजना 2016 की है, तो इसलिए इन्होंने हाल ही में लिखा है। लेकिन अभी के हिसाब से तो योजना पुरानी हो गई है। लेकिन योजना का नाम क्या है? PMAYG, पहला वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये इसका सही जवाब है। ये सवाल करवाने का मतलब ये था कि जैसे कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है PMAYG, तो हम कंफ्यूज ना हो, हमको पता रहे कि P का मतलब प्रधानमंत्री है, PM का मतलब, A का मतलब आवास है, Y का मतलब योजना है, G का मतलब ग्रामीण है। तो कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए। IAY तो इंदिरा आवास योजना है, ऐसे हमको पता होना चाहिए। ये जो प्रश्न था ये 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 को पूछा था। तो ये कुछ प्रश्न थे, आपके माइंड में कुछ क्रिएशन भी बन रहा होगा प्रश्नों को लेके। अब हम समझते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है हाल ही में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, हाल ही में गृह प्रवेशम कार्यक्रम हुआ है। गृह प्रवेश कार्यक्रम इसको बोल सकते हैं। घर में प्रवेश के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? सतना में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? धनतेरस के दिन आयोजित किया गया। क्या तारीख थी? 22 अक्टूबर 2022 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो वर्चुअली रूप से जुड़े हुए थे उस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम क्या था? गृह प्रवेश कार्यक्रम। इसमें क्या किया गया? इसमें 4.51 लाख परिवारों को जो है आवास आवंटित किया गया ऑनलाइन, वर्चुअल। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ है? इसी भाषण की मैं बात कर रहा था, यहीं पे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने भाषण दिया था और उन्होंने 10,000 बजट के बारे में बात की थी। ठीक,
अब हम बात करते हैं अगला हमारा बिंदु। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि सतना में गृह प्रवेश कार्यक्रम हुआ है। गृह प्रवेश कार्यक्रम किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित है। किसने वो लॉन्चिंग करी थी? नरेंद्र मोदी ने लॉन्चिंग करी थी। 4.51 लाख परिवारों को इसमें आवास आवंटित किया गया उस दिन। ठीक, आगे है कैबिनेट में मंजूरी दी मार्च 2024 तक जारी रखने की। ये क्या चीज़ है कि जब योजना चालू की गई थी 2016 में, तब क्या लक्ष्य था? मार्च 2022 तक का लक्ष्य था। मार्च 2022 जो कि निकल चुकी है, तो तब उस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेके आए और उसको मंजूरी दी। क्या मंजूरी दी? कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, जिसका लक्ष्य मार्च 2022 तक था, उसको बढ़ा के अब मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ये अभी हाल ही में हुआ है। उसके अलावा आम जनता का पोर्टल नाम से डैशबोर्ड जारी किया गया है श्री गिरिराज सिंह के द्वारा। ये कौन है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने इस योजना के लिए आम जनता का पोर्टल, मतलब कि एक डैशबोर्ड होना चाहिए। उस डैशबोर्ड पे कोई भी व्यक्ति कभी भी सारी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देख पाए कि कितने आवास आवंटित हुए हैं, लाभार्थियों की सूची वगैरह वगैरह। इसके लिए एक डैशबोर्ड जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसके अलावा ये भी बात है हाल ही में कि 29 नवंबर 2021 ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि 29 नवंबर 2021 तक तो 2.95 करोड़ में से 1.65 करोड़ तो कंप्लीट हो गए थे, और अनुमान ये लगा रहे थे कि 2.02 करोड़ आवास 15 अगस्त 2022 तक पूरे हो जाएंगे। हम क्या समझे? हम ये समझे कि 29 नवंबर 2021 तक ये जो कुल लक्ष्य था, जो कि हमने शुरुआत में देखा था उद्देश्य और लक्ष्य में, तो ये जो लक्ष्य था इसमें से 1.65 करोड़ पूरे हो चुके हैं आवास। कब तक? 29 नवंबर 2021 तक। और अनुमान ये लगा रहे हैं, उस टाइम लगा रहे थे, अब तो ये डेट भी निकल गई है, 15 अगस्त 2022 तक कितने आवास पूरे हो जाएंगे? 2.02 आवास पूरे हो जाएंगे, करोड़ आवास पूरे हो जाएंगे। आखिरी डेटा है ये कि यहाँ एमपी का डेटा है ये वाला, और ये कुल डेटा है, मतलब कि ये आवास का डेटा है अभी तक का, और ये बजट का डेटा है अभी तक का, कि अभी तक ओवरऑल कितना बजट इसमें लगाया जा चुका है और अभी तक ओवरऑल कितने घर बन चुके हैं। संख्या हमको याद रहे, थोड़ा आप आपके नोट्स में इसको लगा लेना। ठीक है, एमपी की बात करेंगे तो इतने आवास अभी तक बन चुके हैं, कुल की बात करेंगे देश की तो इतने आवास अभी तक बन चुके हैं। एमपी के बजट की बात करेंगे तो इतने करोड़ रुपए का बजट अभी तक जारी किया जा चुका है, और कुल की बात करेंगे तो इतने करोड़ रुपए का अभी तक बजट जारी किया जा चुका है। तो ये थी आज की पूरी क्लास। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा इस योजना वाले संबंधित होगा, तो हम किसी अन्य योजना को लेके आएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।